बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और मिड डे प्राइम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। जॉर्डन में क्या कुछ रहा खास और इथियोपिया से भी क्या कुछ है, उम्मीदें बताएंगे आपको। लेकिन वहीं संसद से आ रही है बड़ी खबरें, क्योंकि संसद में जो बिल पेश किए जा रहे हैं क्या है उनके निहितार्थ, क्यों है वो महत्वपूर्ण, रखेंगे बिंदु भी आपके सामने। लेकिन एसआईआर को लेकर भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि राज्यों की सूचियां जारी की जा रही हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर घमासान भी लगातार बढ़ रहा है। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश, नवाचार और विकास पर दिया जोर। भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों को बताया दुनिया के नए ग्रोथ इंजन्स। जॉर्डन किंग द्वितीय ने की भारत की आर्थिक तरक्की की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पहुंचेंगे इथियोपिया। इथियोपिया के अपने समकक्ष डॉक्टर अबी अहमद के साथ करेंगे वार्ता। ग्लोबल साउथ में साझेदार के रूप में यह यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को करेगी मजबूत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक किया पेश। बिल से मिलेगी 125 दिन की रोजगार की गारंटी। लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 भी हुआ पेश। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत बैंकॉक से लाए जा रहे हैं भारत। दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। और 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने का दिन। विजय दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वीरों के बलिदान और शौर्य को किया नमन। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के जॉर्डन दौरे की, क्योंकि जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ एक बिजनेस फोरम में शिरकत की है। प्रधानमंत्री ने बिजनेस फोरम में कहा कि भारत और जॉर्डन का ऐतिहासिक विश्वास भविष्य में नए आर्थिक अवसर दे रहे हैं। ऐसे में दोनों देश एक दीर्घकालिक रिश्ता बना सकते हैं। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अवसर है, स्किल है, स्पीड है और इनोवेशन है। और जॉर्डन एक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। और ये दृश्य आपके सामने हम दिखा रहे हैं सीधे जॉर्डन से। प्रधानमंत्री जॉर्डन के म्यूजियम का दौरा करते हुए और प्रधानमंत्री के साथ क्राउन प्रिंस भी इस म्यूजियम में उनके साथ उपस्थित हैं। हर देश की एक विरासत होती है, हर देश का एक इतिहास होता है और जॉर्डन का इतिहास यहाँ पर इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और जॉर्डन के प्राचीन संबंध हैं और ये जो संबंध हैं दोनों देशों के, इनकी प्रगाढ़ता इस बात से भी रेखांकित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान न केवल प्रधानमंत्री ने वहां पर द्विपक्षीय वार्ता की है, बल्कि इसके साथ साथ उस देश की विरासत से जुड़ने का भी एक ये संकेत है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं, जहां इनके प्राचीन इतिहास के अवशेषों को संग्रहित कर प्रदर्शित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे डिजिटल माध्यम से भी पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के किसी म्यूजियम में जाते हैं तो विशेष तौर पर उनकी रुचि रहती है कि तमाम तथ्यों को, इतिहास के साक्ष्यों को देखें, समझें और इस तरह उस देश के साथ भी जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उन्होंने वहां पुस्तिका में अपने विचार भी अंकित किए और क्राउन प्रिंस इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ और विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रधानमंत्री को जो वहाँ पे संग्रहित की गई हैं उन तमाम अवशेषों के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। हम जानते हैं कि ये जो म्यूज़ियम होते हैं ये लिविंग हिस्ट्री होते हैं और इस तरह के म्यूज़ियम्स में जो भी चीज़ें संग्रहित की होती हैं वो उस देश के इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा को अवशेषों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह कैसे प्राचीन वक्त में, प्राचीन दौर में जॉर्डन किस तरीके से इतिहास में उसका स्थान रहा था, किस तरीके से उस इतिहास के पन्नों में समेटा गया था जॉर्डन को, उसी को इस म्यूजियम में इन अवशेषों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पहुंचे हैं इस म्यूजियम में इन तमाम अवशेषों का जायजा लेने के लिए, इनका अवलोकन करने के लिए। और क्राउन प्रिंस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से जानकारी दी गई है कि जॉर्डन इतिहास में क्या था और तब से अब तक वर्तमान में किस तरह का सफर तय किया है जॉर्डन ने। भारत ये विभिन्न अवशेष जो दिखा रहे हैं कि जॉर्डन का इतिहास क्या रहा था। हर देश अपने इन अवशेषों को, इतिहास के इन उदाहरणों को संरक्षित करता है, संग्रहित करता है और जॉर्डन का ये म्यूजियम भी इन्हीं अवशेषों को समेट रहा है। और इन अवशेषों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ जॉर्डन के इतिहास से रूबरू कराया गया, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारत और जॉर्डन के ऐतिहासिक रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इन रिश्तों को और ज़्यादा आयाम हासिल हुए हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देश विभिन्न मंचों पर एक साथ खड़े नजर भी आए हैं और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी जॉर्डन की जो महत्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से और ज़्यादा गहरी हो जाती है। भारत और जॉर्डन दो मित्रतापूर्वक देश जिन्होंने गहरी अपनी मित्रता के आधार पर एक दूसरे के साथ हर वक्त साथ दिया है। जॉर्डन और भारत अपने आपसी रिश्तों को और किस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ के जो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे उससे भी विदित होता है। दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरत के लिहाज से एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आतंकवाद के मोर्चे पर दोनों देशों का साथ खड़ा होना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर रहा है। ऐसे में भारत की संवेदनाओं को समझते हुए जॉर्डन की जो सोच आतंकवाद को लेकर है और इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर है वो भी सर्वविदित है और इन मायनों में जॉर्डन भारत का एक सहयोगी देश हो सकता है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा है, रक्षा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ रहा है और जो समझौते हुए हैं उनके आधार पर दोनों देश और आगे भविष्य की ओर कदम मिलकर बढ़ाने को आतुर भी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जॉर्डन के म्यूजियम का दौरा किया जाना आपसी संबंधों में ही एक और मील का पत्थर की तरह देखा जा सकता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के म्यूजियम में जाकर उनकी इतिहास, उनकी विरासत से एक जुड़ने का संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन के म्यूजियम का ये दौरा हजारों वर्ष पुराना इतिहास रहा है जॉर्डन का। हम जानते हैं कैसे पेट्रा भी एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक और संरक्षित क्षेत्र के तौर पर हमारे सामने है और उसके आधार पर देखें तो बहुत प्राचीन ऐसे ऐतिहासिक अवशेष हैं जो इस जॉर्डन के म्यूजियम में रखे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश देते हैं कि कैसे हमारा इतिहास महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम आज वर्तमान को मजबूत कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित और संरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन का दौरा बेहद सफल और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो पश्चिम एशिया में अस्थिर देशों के बीच भी अब एक स्थिर देश की तरह अपनी पहचान निरंतर बनाए हुए है
और जॉर्डन की महत्ता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि जो आईमेक बनाया गया है, यानी मिडल ईस्ट से होता हुआ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर के आधार पर भी भारत का पश्चिम एशिया के माध्यम से होते हुए यूरोप तक जुड़ जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को तो प्रगाढ़ करता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी दोनों देशों की समझ को और गहरा करता नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा है इस बार, जिसमें सबसे पहले वे जॉर्डन पहुंचे हैं, जहां से आज वे शाम को इथियोपिया पहुंचेंगे और उसके बाद ओमान का दौरा रहेगा। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की हैं, वार्ताएं की हैं। लेकिन इस वक्त के दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य हैं जॉर्डन म्यूजियम के, जहां क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और यहां ये बताना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्राउन प्रिंस स्वयं गाड़ी ड्राइव करके प्रधानमंत्री को लेकर यहां पहुंचे हैं। इससे पहले बिजनेस फोरम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जहां व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, वार्ता हुई और प्रधानमंत्री ने भारत को एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भी सामने रखा। तो साथ ही इस बात को भी सामने रखा कि कैसे भारत की जो ताकत है उससे जॉर्डन के विकास के सफर में भारत उनका अहम साझेदार रहा भी है और आगे भी इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी बात से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम आपको एक खबर दिखा ही रहे थे कि जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ एक बिजनेस फोरम में शिरकत की और प्रधानमंत्री ने सबसे पर यही बात रखी कि भारत में अवसर हैं, भारत में स्किल भी है, स्पीड भी है, इनोवेशन भी है और जॉर्डन एक भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों का आपसी सहयोग दुनिया में एक विश्वसनीय सप्लाई चेन देने का काम कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। और साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक, इसमें भारत और जॉर्डन के स्टार्टअप्स आपस में मिलकर नए सहयोग स्थापित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जॉर्डन फर्टिलाइजर्स को लेकर भारत का एक बड़ा सप्लायर भी है, तो ऐसे में फर्टिलाइजर उत्पादन के साथ ही प्रधानमंत्री ने फार्मा क्षेत्र में भी जॉर्डन के साथ सहयोग को लेकर कहा कि ये क्षेत्र दुनिया के लिए लाभकारी होगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं,
इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रिच। तो प्रधानमंत्री ने बिजनेस फोरम में भारत की ताकत को जॉर्डन के साथ जोड़ने की बात कही। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की सराहना की। India has witnessed great growth, and we look forward to working with you all to take our economic partnership to further heights. Jordan offers competitive advantages across key sectors such as food, fertilizer, pharmaceuticals, textiles, ICT, energy, mining, tourism, advanced manufacturing, and logistics. With Jordan's strategic location and FTAs, and with India's economic power and advanced industries, we have the potential to build an economic corridor that links South Asia to the Middle East, Africa, and Europe. जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जिसमें क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद प्रधानमंत्री की कार ड्राइव की। तो गाड़ी में प्रधानमंत्री को बिठाकर स्वयं गाड़ी चला रहे क्राउन प्रिंस। आपसी दोस्ती, आपसी सम्मान का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं ये तस्वीरें। आमतौर पर इस तरह की बैठकों में, दौरों में देखा जाता है कि प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उन पर बड़ा जोर रहता है। लेकिन जहां आपसी सम्मान और दोस्ताना संबंध बहुत गहरे हों, तो वहां इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से क्राउन प्रिंस के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो लहजा है, जो मुस्कान है दोनों के चेहरे पे, वो ये स्पष्ट दिखाती है कि दो बहुत ही गहरे मित्र देश हैं, जिनके राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस जॉर्डन के और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपसी सम्मान, आपसी मित्रता, गहर जुड़ाव और सद्भावना दोनों देशों के बीच, जो दोनों देशों के नेताओं के आपसी इस तरह की बैठकों में नजर आ रही है। और जब क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर आ रहे थे, तो जाहिर है कि वो भी इसी बात का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इथोपिया की 2 दिन की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने इथोपियाई समकक्ष के साथ भारत इथोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत करेंगे। इथियोपिया वैश्विक दक्षिण में भारत का एक विश्वस्त साझेदार और घनिष्ठ मित्र देश है। इस बीच इथियोपिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित है। ये साल 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा है। ये दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर बैनर्स लगे हुए हैं और वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं। और न केवल भारतवंशी उत्साहित है, बल्कि इथियोपिया की ओर से भी सकारात्मक संकेत, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 2011 के बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इथियोपिया पहुंच रहे हैं। और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो 2000 वर्ष पुराने संबंध दोनों देशों के बीच नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौजूदा वर्तमान में भी उसी इतिहास की मजबूत आधारशिला के आधार पर, उसी मजबूत आधार पर अब आज के दौर में दोनों देश अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री इथियोपिया, जहां पर इथियोपिया के साथ जो हमारे संबंध हैं उन्हें नई दिशा मिल सकती है। तो ऐसे में भारत और इथियोपिया के बीच के संबंध किन मायनों में महत्वपूर्ण है, वो भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया का ये दौरा दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, क्षेत्रीय संबंधों की बात करें या फिर ग्लोबल साउथ की बात करें, तो
ग्लोबल साउथ के लिहाज से देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत का न केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ हमारे संबंधों की बात या फिर ग्लोबल साउथ की बात, इन विभिन्न आयाम को, इन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इथोपिया का प्रधानमंत्री का दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इथोपिया में भारतीय समुदाय के लोग भी बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर कुछ MOUs पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। और इथोपिया में जब आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनके स्वागत को लेकर विभिन्न भारतीय मूल के लोग बेहद उत्साहित और बहुत तैयारियां भी की गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए। तो प्रधानमंत्री की इथोपिया की इस यात्रा को लेकर कुछ बिंदु आपके सामने जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की पहली इथोपिया यात्रा है। और 2011 के बाद तो हम जैसा आपको बताया कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर इस यात्रा के दौरान हम जानते हैं कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, जिसके बाद MOUs पर हस्ताक्षर भी होंगे। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इथोपिया के साथ अगर हम इतिहास के पन्ने खंगाले तो भी हम पाते हैं कि 2000 वर्षों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं इथोपिया के साथ, और दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। और इस तरह भी हम देख सकते हैं दोनों देशों के बीच का सहयोग कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। इथोपिया की आजादी की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके आधार पर इथोपिया को भी आजादी मिली। मित्रता, द्विपक्षीय सहयोग, इसे बढ़ाने को दोनों देश लगातार प्रतिबद्ध नजर आते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम रहेंगे इथोपिया में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा जब वे संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। और जाहिर है कि जो वहाँ भारतीय समुदाय है जो बहुत उत्साहित है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री का संवाद होगा। प्रधानमंत्री उनको भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बहुत ज्यादा इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन जो सहयोग के क्षेत्र हैं दोनों देशों के बीच, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि देखें तो विकास को लेकर तो साझेदारी है ही, लेकिन क्षमता निर्माण, क्योंकि भारत बहुत इस बारे में प्रयास कर रहा है। जॉर्डन में भी हमने देखा, इथोपिया में भी नजर आएगा कि कैसे वहां पे क्षमता निर्माण किया जाए। व्यापार और निवेश जाहिर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र भी है जहां दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी IT को लेकर भी भारत एक आज के दौर में एक डिजिटल ताकत बना है, तो उसका भी लाभ कैसे मिल सकता है देखने की बात रहेगी। लेकिन साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करने को तत्पर नजर आ रहे हैं। युवाओं का कौशल विकास जो आज की जरूरत है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में कैसे भारत की ताकत को इथोपिया को भी मजबूती देने में हम प्रयोग कर सकते हैं, युवाओं के कौशल विकास का भी वो एक अहम बिंदु रहेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच किस तरह के आर्थिक संबंध हैं, इसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि भारत और इथोपिया के बीच आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है। क्योंकि भारत तो इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार देश है, व्यापारिक साझेदार देश है। और अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो द्विपक्षीय व्यापार, क्योंकि इथोपिया छोटा देश है, तो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 550 मिलियन US$ से कुछ ज्यादा है। और ये आंकड़े 2024-25 के आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो भारत से निर्यात ज्यादा है, लगभग 477 मिलियन US$ भारत से निर्यात किया जाता है। लेकिन भारत आयात भी करता है, जिसमें लगभग $73 मिलियन का US$ का भारत आयात भी करता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम देखें तो हम ये पाते हैं कि दोनों देश विभिन्न मोर्चों पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की जो अपार संभावनाएं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से इन संभावनाओं को और बल मिलता है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर औसाफ सईद, जो पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के हैं, और जॉर्डन से हमारे साथ विशाल बैरिस्टो जुड़े हुए हैं, इथोपिया से हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी, किस तरीके का इंतजार है इस वक्त, क्योंकि हम ये तो जानते हैं और देख चुके हैं दृश्यों में भी कि कैसे तैयारी पूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जोश हाई है? निश्चित तौर से अगर देखें तो पूरे शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने वाले डिजिटल होर्डिंग से सजाया गया है। झंडे लगाने की परंपरा यहाँ पर मुझे थोड़ी कम दिख रही जिस तरीके से, लेकिन डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से भारत में बढ़ावा दिया गया, भारत की बहुत सारी नीतियों को भी यहाँ पर मैं बताऊं किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है। नारी सशक्तिकरण पर भी वर्तमान प्रधानमंत्री अभी अहमद ने काफी चीजें आगे बढ़ाई हैं। तो पूरे हर खंबे पर डिजिटल तरीके से भारत के झंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और प्रधानमंत्री डॉक्टर अभी अहमद के चित्र लगे हुए हैं। शहर सजाया गया, खूबसूरत शहर भी है।
और जिस तरीके से बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज अपने यात्रा के दूसरे चरण पे यहाँ पर पहुंचेंगे अदीस अबाबा, ऐतिहासिक संबंध है, विस्तार से आपने बताया किस तरीके से 2000 वर्षों से ज्यादा के संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन यूनियन का जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के होने के कारण इसके अपने जो है रणनीतिक महत्व है, जियो पॉलिटिक्स से, ग्लोबल साउथ के लिहाज से, ग्लोबल साउथ के एक मुखर आवाज के रूप में इथियोपिया को जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल साउथ के सम्मान अश्विनी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जब तक कि कनेक्शन हम ठीक कराएं तब तक आगे रुक कर लेते हैं विशाल का, क्योंकि विशाल बिजनेस फोरम की बैठक हुई, लेकिन ये जो दृश्य सामने आए ये बहुत उत्साहित करने वाले थे, जहां क्राउन प्रिंस स्वयं गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को लेकर जा रहे थे, जिससे कि कैमियोज हुए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को सामने रखा है। प्रधानमंत्री अब इथियोपिया के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जॉर्डन की यात्रा को कैसे समअप करते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ममता, ठीक कहा आपने, क्योंकि a picture says 1000 words, और जो बॉडी जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत पॉजिटिव था। और क्राउन प्रिंस को ड्राइव करके यहाँ पर लेकर आए बिजनेस फोरम की मीटिंग के लिए, ये भारत के लिए और बहुत गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने ड्राइव किया यहाँ तक। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्योग्राफी टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, और भारत जो है वो चाहेगा कि जॉर्डन के साथ मिलकर ना सिर्फ भारत और जॉर्डन आपस में मिलकर आगे बढ़े, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज का जो कॉरिडोर बनाए दोनों देश, वो मिलकर अफ्रीका और यूरोप तक उसको लेकर जाए। और भारत ने कहा कि भारत अफ्रीका को लेकर भी काफी चाहता है कि उसका भी डेवलपमेंट हो, और इसलिए उन्होंने भारत की बात रखी। और उधर जब हम बात करते हैं किंग जॉर्डन के किंग की, तो उन्होंने ये कहा कि भारत 5वें नंबर का देश है अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो, और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर भारत बहुत तेजी से आगे आ रहा है। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल्स है, फूड सिक्योरिटी, तो जॉर्डन हमारे को फर्टिलाइजर दे ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसकी भी बात यहाँ पर हुई है, और डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये तमाम वो मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुद्दा था जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रा, जो कि 2300 साल पुराना शहर है, जिसे रॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रा और गुजरात के बहुत पुराने संबंध हैं, क्योंकि पेट्रा जंक्शन था स्पाइस और सिल्क रूट का। तो उस हिसाब से जब प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि पेट्रा को हम चाहेंगे कि वो फिल्म वर्ल्ड का सेंटर बने और बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर शूट हो। और एक फंडिंग अग्रीमेंट भी साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसमें दोनों देशों को, खासतौर से पेट्रा और एलोरा केव्स को लेकर, दोनों देशों में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल विशाल, देखें तो भारत और जॉर्डन के रिश्तों में एक नया अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को। एम्बेसी सईद, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं, ये जॉर्डन के बाद इथियोपिया, उसके बाद ओमान, ये पूरे क्षेत्र के लिहाज से पहला पड़ाव पूरा हो रहा है। ऐसे में जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से क्या बड़ी टेकअवेज आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिश्तों के बीच में कुछ ऐसे संकेत, साइंस भी होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो फ्यूचर की डायरेक्शन देते नजर आते हैं दोनों देशों के रिश्तों को। जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है 3 देशों का, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, और इस वक्त हो रहा है जबकि सारे खाड़ी के जो वेस्ट एशिया का रीजन है उसमें एक किस्म की एक चर्निंग हो रही है। तो जॉर्डन पहला जो है स्टॉप है, और वहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जॉर्डन जो मक्का और मदीने के बाद जो इस्लामिक कंट्रीज़ का सबसे आप कह सकते हैं होली साइट है, अल-अक्सा मॉस्क, उसका जो है एक कस्टोडियन भी है। और जो अरब वर्ल्ड में, अरबी दुनिया में, ये एक मॉडरेट वॉइस रही है हमेशा, और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और जैसा कि हमने भी देखा कि जो ड्यूरिंग द डिस्कशन जो प्राइम मिनिस्टर के और किंग हुसैन के बीच, किंग अब्दुल्ला हुसैन के बीच जो हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो हमारा जो स्टांस रहा है भारत का रेडिकलाइजेशन को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर, टेररिज्म को लेकर, दोनों देश एक ही तरीके से देखते हैं। तो ये हमारी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच करती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट में ये कहूँगा
कि चूंकि जॉर्डन ये जो गाजा और इसराइल के बीच में जो जी कशीदगी चल रही है पिछले 2 साल से, और ये मुद्दा बहुत एक टेंस्ड मुद्दा है रीजन के लिए, और इस बीच एक पीस प्लान भी उभर के आया है, उसमें हिंदुस्तान ने एक की डेवलपमेंट पार्टनर की हैसियत से उभर के आया है गाजा के रीजन में, और हमने $4 मिलियन भी प्लेज किए। तो इस संबंध में जॉर्डन के साथ इंडिया का जो कोऑपरेशन रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉर्डन इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी सप्लायर, सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया को अपने फर्टिलाइजर्स के लिए, फॉस्फेट्स और फॉस्फेरिक एसिड के लिए, ये जो हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले साल अगर हम देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं, तो $1 बिलियन से ज़्यादा के जो है फर्टिलाइजर हमने इंपोर्ट किए हैं। अब प्रधानमंत्री के इस दौरे से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कुछ सप्लाईज के बारे में इनसे बात हो सके, और थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट ऑफ अकाबा है, ये है। आपने भी अभी कहा शुरू में कि जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के G20 समिट में हुआ था कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, जिसमें जॉर्डन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, जहाँ पर यहाँ से जैसे हिंदुस्तान से जो है मिडल ईस्ट खाड़ी के देशों जाएगा, वहाँ से जॉर्डन, जॉर्डन से फिर इसराइल और फिर यूरोप। तो एक कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो विजिट आज सुबह से हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ वहाँ, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनको प्राइम मिनिस्टर जाफर हसन ने रिसीव किया, और आप देख रहे हैं कि जैसे क्राउन प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर उनको लेकर गए म्यूजियम के लिए, और जो जिस तरह से सब्सटैंटिव मीटिंग्स हुई हैं किंग अब्दुल्ला अल हुसैन से, ये सब ये दिखाती हैं कि जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह और भी है कि कई ऐसे जो एग्रीमेंट साइन हुए उसमें एक कल्चरल एलिमेंट भी दिखाई देता है, जैसे कि उन्होंने पेट्रा और एलोरा को एक ट्विनिंग अरेंजमेंट कर दिया है, ताकि मतलब जो लोग पेट्रा देखने जाते हैं उसी तरह से यहाँ भारत में एलोरा का भी महत्वपूर्ण है। इससे टूरिज्म दोनों कंट्रीज में टूरिज्म प्रमोट होगा। जी और इसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी प्रधानमंत्री ने की, जिसमें हिंदुस्तान बहुत ही आगे आगे बढ़ चुका है इन जी चीज़ों में। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत रही है। जब यहाँ से इथोपिया जाएंगे, फिर इथोपिया के बाद ओमान आएंगे, तो ये एक किस्म से मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रैटेजिक दौरा है। ये सिर्फ बायलैटरल नहीं है, आपको उसको स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि खाड़ी में और वेस्ट एशिया में नए अलियंसेस हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक मिलीजुली एक स्ट्रैटेजी बन रही है। उसमें तो हिंदुस्तान रणनीतिक लिहाज से मिस्टर साहब हम कह सकते हैं कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले विशाल, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत की जो ताकत है उसको इस मंच पर सामने भी रखा है। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि कैसे भारत अपनी स्टार्टअप्स की ताकत को या डिजिटल इंडिया की ताकत को जॉर्डन की बेहतरी के लिए, वहां के व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए प्रयोग कर सकता है। भारत की प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए इस आश्वासन का वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं या फिर जो जॉर्डन के लोग हैं, वो किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद और किंग अब्दुल्ला की स्पीच के बाद काफी माहौल पॉजिटिव बना है। और जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बताया भी कि इंडिया, किंग अब्दुल्ला ने बताया कि इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और वी आर अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तो उस बात का एक बहुत असर पड़ता है, खासतौर से एक ऐसी जगह पे जब हम स्टेबल डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, और चारों तरफ जहाँ पर रीजनल इनसिक्योरिटी ज्यादा है और काफी टर्बुलेंस है हम चारों तरफ की अगर बात करें तो।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बात की गई, किंग अब्दुल्ला ने कहा कि सीरिया के अंदर भी जी हम विशाल, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वापस डेवलपमेंट आऊंगी कर आपके सकते हैं। पास, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को इस वक्त जॉर्डन से जो दृश्य आ रहे हैं उनको भी आपके सामने रखना चाहेंगे। ये दृश्य आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन से इथोपिया के लिए रवाना हो रहे थे, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये दृश्य जहां क्राउन प्रिंस स्वयं पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल जॉर्डन यात्रा के बाद अमान से पहुंच रहे हैं इथोपिया, जहां अदीस अबाबा में उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई देने के लिए जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद एयरपोर्ट पहुंचे, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया से रवाना हो रहे हैं, इथोपिया के लिए रवाना हो रहे हैं। और जॉर्डन से अगला पड़ाव है प्रधानमंत्री के इस 3 देशों के यात्रा का इथोपिया। तो यहाँ जॉर्डन आप दृश्य देख सकते हैं कि कैसे क्राउन प्रिंस स्वयं यहाँ उपस्थित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए। 37 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जब कदम रखा जॉर्डन में, तो बहुत ही उत्साह के साथ इस पूर्ण राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, और इस वक्त औपचारिक विदाई भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस का स्वयं यहाँ आना इस बात को भी रेखांकित करता है कि दोनों देशों के बीच के गहन प्रगाढ़ मित्रतापूर्ण संबंध हैं, जो दोनों देशों के इन रिश्तों को परिभाषित करते नजर आ रहे हैं। तो प्रोटोकॉल से इतर क्राउन प्रिंस का यहाँ पहुंचना भारत के प्रति जॉर्डन के सम्मान को भी दिखाता है, प्रधानमंत्री के प्रति जॉर्डन के सम्मान और आदर को भी प्रदर्शित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल जॉर्डन यात्रा के बाद इथोपिया के लिए रवाना हो रहे हैं। तो भारत और जॉर्डन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, और ये दृश्य जहां क्राउन प्रिंस गले मिल रहे हैं प्रधानमंत्री को, और ये हैंडशेक जो ये दिखाता है कि जो आपसी संबंधों में विश्वास है वो और मजबूत हुआ है, और इसी विश्वास के आधार पर दोनों देश अभी तक भी विभिन्न मंचों पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, विभिन्न मुश्किलों के वक्त भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, और यही विश्वास अब आगे भी लगातार निरंतर और गहरा होगा, ये उम्मीद दिखाता है। जो ये दृश्य आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से क्राउन प्रिंस स्वयं आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए, जब प्रधानमंत्री जॉर्डन से अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव इथोपिया के लिए रवाना हो रहे हैं। जॉर्डन और भारत के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, और इन समझौतों के बाद हमने देखा जो जॉर्डन के म्यूजियम में प्रधानमंत्री का दौरा रहा, और उसके बाद बिजनेस फोरम में भी जो प्रधानमंत्री ने शिरकत की, हर मंच पर यह संदेश स्पष्ट था कि दोनों ही देश प्रतिबद्ध हैं अपने रिश्तों को और नई ऊंचाई देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहें मिड डे प्राइम। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अब खबर संसद से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पेश किया। बिल पर विपक्षी दलों के सांसदों ने आपत्ति जताई है। वहीं विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस बदलाव को किसानों और मजदूरों के हित में बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। हम उन्हीं के विचारों पर आगे बढ़ते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना को साकार करते हुए गरीब कल्याण की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दे रहे हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश हो गया है। दरअसल इसका नाम है विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण। और महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से सब विवाद हो रहा है वो ये कि ये मनरेगा की जगह लेगा। ये नया कानून लाया जा रहा है, मनरेगा को खत्म नहीं किया जा रहा, मनरेगा के स्थान पर ये नया कानून लाया जा रहा है। लेकिन क्या फर्क है मनरेगा और इस नए बिल में? आइए आपके सामने रखते हैं ये बिंदु भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मनरेगा में 1 साल में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का काम करने की गारंटी दी गई थी। अगली प्लेट पे चलते हैं जहां हम आपके सामने रखेंगे कैसे मनरेगा और नए बिल में फर्क है, क्योंकि मनरेगा 100 दिन के काम की गारंटी आपके सामने रखता है, तो वहीं नया बिल जो है वो 125 दिन के काम की गारंटी दे रहा है। मनरेगा की बात करें तो यहां विभिन्न राज्यों को जितना मांगा जा रहा था उसके आधार पर ही फंड केंद्र के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन नए बिल में आवंटित फंड वो उनको जो फंड दिया जाएगा वही आवंटित फंड होगा। अगर कुछ और बिंदु पेमेंट नहीं करेंगे तो रोजगारी भत्ता देना ये मनरेगा में था, लेकिन नया बिल कहता है कि आपको बेरोजगारी भत्ता खुद देना होगा। 100 दिन की गारंटी, 125 दिन की गारंटी। अगले बिंदु पे चलते हैं। मांग के आधार पर राज्यों को फंड दिया जाता था, लेकिन अब आवंटित फंड, और अगर खत्म है ये फंड तो आपको खुद जुटाना होगा और अतिरिक्त फंड। हर 15 दिन में मजदूरी की पेमेंट करना मनरेगा में जरूरी था, तो यहां हर हफ्ते आपको मजदूरी दी जानी जरूरी है, अधिक से अधिक 15 दिन। पेमेंट नहीं की तो बेरोजगारी भत्ता देना होता था, लेकिन यहां पर कहा गया है कि राज्यों को ही बेरोजगारी भत्ता देना होगा, यानी आपको टाइम पर ही पेमेंट करनी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ विभिन्न बिंदु जो आपके सामने हमने रखे हैं। लेकिन विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 की फंडिंग का क्या स्ट्रक्चर है ये भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस फंडिंग में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से अधिकतर फंड दिए जा रहे थे मनरेगा को, लेकिन अब फंडों का डिवीजन अलग हो गया। यानी नए बिल में राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे 40% उनका योगदान होगा, केंद्र का योगदान 60% होगा, तो इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन वहीं ये भी बात है कि पूर्वोत्तर और जो हिमालयी राज्य है उनका योगदान 10% होगा, लेकिन जो यूटीज बिना विधानसभा वाले हैं वहां पर उन्हें कोई खर्च नहीं देना होगा, यानी पूरा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। इस नए बिल का फिर फायदा क्या है ये भी बिंदु आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इससे लीकेज और बर्बादी रुक सकती है, और इसीलिए इस नए बिल को बेहतर प्लानिंग के लिए लेकर आया गया है। बेहतर प्लानिंग इस वजह से इसमें सुनिश्चित की जा रही है कि पहले ही आपको प्लान करना होगा कि आपको कितना चाहिए और उसी प्लानिंग के आधार पर काम होगा। तो ये बेहतर प्लानिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा में, ताकि पैसा व्यर्थ ना जाए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि खेती के साइकिल के साथ ही अब काम को जोड़ा गया है, यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो खेती के साथ के, क्योंकि कुछ बुआई का वक्त होता है, कटाई का वक्त होता है, उसके साथ मनरेगा क्लैश ना करे, यानी उसके साथ काम के दिन क्लैश ना करे। कटाई के दौरान ये कहा जा रहा है कि मजदूरों की कमी ना हो। ये बनावटी कमी इसलिए कही जाती है कि उस वक्त पर आप काम भी कर रहे हैं लेकिन उस वक्त मजदूरों की जरूरत दूसरे खेतों में है, इस वजह से उस वक्त पर ये जो काम के दिन होंगे वो नहीं गिने जाएंगे ताकि मजदूरों की उपलब्धि हो। तो काम की प्लानिंग भी जरूरी हो जाएगी। तो प्लानिंग करना, उसको मंजूरी लेना, उसको लागू करना, सारा कुछ विभिन्न योजनाओं के तहत इस कार्यक्रम में आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नए बिल के फायदे के तौर पर सामने रखे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी जुड़ गए हैं इस मसले पर, इस बिल पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, इस बिल को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा नाराज है। बहुत सारे बिंदु हमने देखा कैसे संसद में भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ बिंदु सामने रखे हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो मोटे तौर पर लगता है कि ये बिल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर विपक्ष को समस्या क्यों? सरकार
कभी भी कोई अच्छा काम करती है, जन कल्याणकारी काम करती है, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, तो उनको एक तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। इसमें समस्या उनकी दोहरी है। एक समस्या ये है कि ये वो समझते थे कि उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ओवर पीरियड इन टाइम अगर आप देखेंगे तो इसमें कई तरह की वो आ गई कुरीतियां। सीएजी के रिपोर्ट में कई स्टेट्स के बारे में बहुत सारे एडवर्स कमेंट्स आए हैं, जिसमें ये पता चलता है कि कैसे फंड का डाइवर्जन हुआ, फंड की गड़बड़ी हुई, ट्रांसपेरेंसी की जो बात थी वो नहीं हो रही है। उसमें पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल का भी नाम कई रिपोर्ट्स में सामने आता है। इस तरह की चीज थी। और एक तरह से वो था कि प्रोडक्टिविटी का जो रखे गए थे रोजगार 100 दिनों का, उसमें भी कई तरह के इश्यूज आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले पिछले कार्यकाल में संसद में इसके बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन ये योजना उस नाम से चालू रही। अब उनकी समस्या दोहरी है कि एक योजना का नाम ये बदला जा रहा है, और दूसरा ये और भी बेहतर हो रहा है, पहले से काफी बेहतर हो रहा है, जिसमें कि 100 से 125 दिन की बात हुई है, और बाकी सारी चीज आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दी है। वो इशू इनके लिए, प्रियंका गांधी वड्रा के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए या पुराने जो उनके जो भी उनके समर्थक हैं या पुराने जो पुश किए थे, नहीं संजय जी, कुछ और राज्य भी हैं, चाहे वो विपक्ष शासित ही क्यों ना हो, वो भी इस बात को लेकर बिंदु उठा रहे हैं, इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो, चलिए गांधी जी का नाम आपने हटाया, इस बात को लेकर तो विपक्ष कह ही रहा है, लेकिन गांधी जी के मूल्यों पर आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है, ये बात भी सत्ता पक्ष कह रहा है। लेकिन एक बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार पहले से ही ये डिसाइड कर रही है इस नए बिल में कि भाई हम आपको कितना आवंटित करेंगे, जबकि जरूरत के लिहाज से आवंटित होता है। इस बात को कैसे विपक्ष को समझाया जाए कि प्लानिंग, मैनेजमेंट, अब हर चीज को लेकर आपको एक्टिव होना होगा? देखिए, समस्या ये है कि कितना आवंटित होगा, पहले तो जिस चीज को नहीं कह पा रहे हैं, पहले ये केंद्र उनको पैसे देती थी ज्यादा, मतलब 100% केंद्र पैसे देती थी। अब वो पैसे का उनको एक पोर्शन 40% स्टेट्स को देना होगा। पहले वो कहते थे कि हमारी ये डिमांड ड्रिवन है, अब ये बताया जा रहा है उनको कि 125 दिन का आपको रोजगार देना है, और ये प्रोडक्टिविटी जो है, और साथ में जो चीज आप सबसे महत्वपूर्ण कह रही थी कि जो 60 दिन का, 2 महीने का जब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होगा, जिस समय हार्वेस्ट का सीजन होगा, उस समय वो न रखा जाएगा। और बाकी एक चीज और भी है कि आधार सीडिंग जो होगी तो पैसे उनके पास डायरेक्टली जाएंगे और प्रोडक्टिव स्कीम में जाएंगे। तो ये उनका जो भी आरोप है या जो भी वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, कई ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कि आपने लगा कि हाँ यहाँ, क्योंकि इसका जब लाभ होगा, जो डाउनवर्ड जो ग्राउंड पे इसका लाभ पहुंचेगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको जरूर ये लगेगा कि हमारे लिए काफी एक बेहतर काम हुआ है। उसको निगेट करने के लिए या उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए इस तरह की वो बात कह रहे हैं, ताकि एक दुष्प्रचार के माध्यम से, जैसा कई सारे चीज में वो एक दुष्प्रचार किया गया, जैसे वो फार्मर्स लॉ था, तो उनको लग रहा है कि इस तरह का हम कोई मोमेंटम इसके माध्यम से क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, इस सरकार का एक बहुत बड़ा जनाधार और एक सॉलिड जनाधार, मैं कहूँगा, वो जो समाज का निचला तबका है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को लेकर के खास तरह की विश्वसनीयता है। दूसरा, वो नोमेनक्लेचर का जो चेंज है, जिसमें बीच में राम आता है, तो बहुत सारे लोग को उस नाम से भी एक समस्या है। वो कहेंगे कि आप किस तरह से, लेकिन अगर किसी चीज का एब्रिविएशन आ रहा है और हमारी आस्था से भी वो जुड़ा है, जबकि आप एब्रिविएशन तो किसी भी चीज का एब्रिविएशन हो सकता है, तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कोई मतलब दैविक चिन्ह, मतलब विपक्ष को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं उसके हम काट कहां से लाएं, क्योंकि उसमें कोई कमजोर पक्ष नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ निशांत राय सीधे संसद भवन से भी जुड़ गए हैं। निशांत, संसद में किस तरीके का हंगामा इसको लेकर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सांसदों के द्वारा इस बिल को लेकर लाई जा रही है? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने संसद में लगातार इस बात पर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी के पोस्टर को लेकर आई, इसके अलावा तमाम दक्षिण। निशांत, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन संजय जी आपके पास वापस आना चाहूंगी, क्योंकि इस बिल की शुरुआत है विकसित भारत इसके नाम में। क्या ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो खास तौर पर ग्रामीण रोजगार को उसके साथ जोड़ना एक दूरगामी सोच को भी दिखाता है। बिल्कुल, देखिए, पहली चीज ये है कि विकसित भारत जो आम भारतीय है उसके भी संकल्प में
मन में बार बार कहने से कोई बात चली जाती है। और विकसित भारत कैसे होगा कि हर आदमी का सहयोग, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, हर आदमी का उसमें वो सहयोग होना चाहिए। तो विकसित भारत पहले ही जुड़ा हुआ है, वी, उसके बाद जी राम जी, इस तरह का है। तो उनको लगता है कि जी राम जी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और आगे वी की बात नहीं होगी। लेकिन सरकार बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो लक्ष्य है, संकल्प से सिद्धि तक की जो बात है, जो प्रधानमंत्री करते हैं, उसके दरमियान ये चीजें आती हैं। दूसरी चीज है कि महात्मा गांधी के नाम का जो जो लोग भी अपोज कर रहे हैं, उन्होंने गांधी के वैल्यूज को कितना आगे संभाला, कितना आगे लेकर के गए। अब उनकी समस्या ये है कि महात्मा गांधी के वैल्यूज को लेकर के या स्वच्छ भारत मिशन का जिस समय आया तो गांधी जी का चश्मा उसका लोगो बना। तो वहां भी ये एक समस्या खड़ी हो जाती है कि मतलब गांधी जी के नाम को प्रैक्टिकली बीजेपी ने ज्यादा आगे बढ़ाया। आपने भले ही 5 स्कीम का नाम महात्मा गांधी पे रख दिया, उसके साथ 5 का उनका नाम रखा और 100 पे आपने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम रख दिए। तो एक समस्या उनकी ये हो रही कि धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि मोदी सरकार, जैसे इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू रिन्यूएबल मिशन था, उन चीजों को जो उनका एक वर्जन था, उनके अपने पूर्वज को याद दिलाने का, और महात्मा गांधी बीच में डॉट डॉट में कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते थे। तो उनकी समस्या वहां पे है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये योजना देश के बेहतरी के लिए है। जब ये योजना, नई योजना लागू होगी तो जो इसके बेनिफिशियरी हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी, उस समय वो साधुवाद देंगे सरकार को और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर को। वहां जाने से इनकी समस्या खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो यानी संजय जी ये बोल सकते हैं कि विपक्ष को अगर इसको काउंटर करना है तो उनको कुछ ठोस बिंदु रखने होंगे सामने, ताकि एक सही और मजबूत बिल देश को भी मिल सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। संसद से जुड़ी एक और खबर। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव से जुड़ा बिल सदन के पटल पर रखा। बिल पेश होने पर NK प्रेमचंद्र ने इस बिल का विरोध किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बिल पर चर्चा के दौरान अहम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। For leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Several points. With due respects, of course, I'll address each of the points, sir. But many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary because you've given time for the discussion. गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग के मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड के बैंकॉक से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स 2 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली और गोवा पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली लाने के बाद लूथरा ब्रदर्स का मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराए जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद गोवा पुलिस कोर्ट से इन दोनों की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। तो कानून के शिकंजे में हैं लूथरा ब्रदर्स। बात SIR की कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR 2026 के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। ECI नेट ऐप के जरिए मसौदा सूची देखी जा सकती है। ये सूची जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। आयोग के अनुसार ये कार्यवाही मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि रहित बनाने के लिए की गई है। मसौदा सूची से 58,20,898 लोगों के नाम पश्चिम बंगाल से ही हटाए गए हैं। राज्य के 7,66,37,519
कुल मतदाताओं में से 58,20,819 मतदाताओं के नाम हटाने के बाद मसौदा सूची में 7,08,16,621 लोगों के नाम रहेंगे। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे उसमें मृत मतदाताओं की भी संख्या है 24,16,852। स्थानांतरित मतदाता भी 19,88,000 से अधिक ही हैं। फर्जी मतदाताओं का आंकड़ा भी 1,38,000 के पार पहुंचा, तो वहीं 57,604 अन्य लोग भी हैं जिनके नाम इसमें काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वो अपनी स्थिति की जांच करें। अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज जरूर कराएं। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम भी उपलब्ध कराए हैं। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर सूची दे दी गई है, पेश कर दी गई है और उसके बाद अब लोगों के पास ये एक अवसर है कि अगर उनका नाम गलती से कटा है, अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग के सामने अवश्य दर्ज कराएं। तो एसआईआर को लेकर जहां देश भर में हंगामा बरप रहा है, तो वहीं ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के मुद्दे के पीछे चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है, सरकार की मंशा स्पष्ट है। और बिहार एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने पहले ही है जहां पर कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई, जो ये भी दिखाता है कि बिल्कुल सटीक तरीके से बिहार में अगर एसआईआर पूरा हो सकता है तो विभिन्न राज्यों में भी ये संभव हो सकता है, क्योंकि बिहार में तो बिल्कुल सीमित समय सीमा के तहत ही इसको किया गया था। लेकिन अब हमने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग ने समय सीमा भी बढ़ाई है ताकि बीएलओ अपना काम पूरी तरीके से कर सकें। और अब चूंकि विभिन्न राज्यों में अब सूची जारी की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं है, अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वो इसे अवश्य दर्ज कराएं। हालांकि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति लगातार होती रही है, लेकिन राजनीति से इतर एक मतदाता के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने मताधिकार को लेकर जागरूक भी रहे, सजग भी रहे। तो इस बार मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन दिन भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डीडी न्यूज हर खबर पर रख रहा है सटीक नजर। देखते रहे डीडी न्यूज। दीजिए भाई पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।